अपने सामने खड़े आदमी को देखकर अहान गुस्से में नजर आने लगा। मिस्टर विक्रम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं आपके साथ बहस तो नहीं कर सकता। मैं भी आपके पिताजी का एक नौकरी हूँ, पर हाँ, उन्होंने जो काम बोला है वो तो मुझे करना ही होगा। सीधे पॉइंट पर आइए। पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। और आपको लगा कि मैं उनकी बात मान लूंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं, तो फिर ये सब मुझे क्यों देना चाह रहे हैं? फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनके पास मदद मांगने गया था, वो तो मीटिंग में बिजी थे ना, और उसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो बेहतर ये होगा कि आप चले जाइए। अहान के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप तो जानते हैं आपके पिताजी कितने जिद्दी हैं। वो आपको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे पल में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपके साथ हुआ उसे भूल जाए और रायजादा ग्रुप को अपना ले। रायजादा तैयार है आपको वो सब कुछ देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। अहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, अब यहाँ से चले जाइए विक्रम, और जाके बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं, और उनकी सारी दौलत भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ, और रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। चलिए। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे वो किसी हालत में चाहिए। उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना है अपनाओ। मुझे अहान हर हालत में चाहिए। यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर अहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, तभी अचानक ही अहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ थे तुम? हाँ? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ? मैं अभी घर वापस आ गई हूँ। ये बताओ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, शनाया को लेने गया था, उसका फोन। तो फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन माँ जी, शनाया तो मेरे साथ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। अहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि वो किसी क्लाइंट के साथ। तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए तुम्हारे साथ वो आई नहीं। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनाओ। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। अहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी थी। कौन शनाया, पिक अप द फोन। वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर अहान बाहर निकला। अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। अहान ने चारों तरफ देखा पर कहीं भी उसे शनाया नजर नहीं आई। यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूं। जी तो कर रहा तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूं। मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये
ये शनाया ही डिसाइड करेगी। आउट। एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? कैसे आई हूँ मैं यहाँ? नहीं, एक सेकंड। आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर भी आपने अपने स्तर पर अपने साथ मुझे सुलाने की हिम्मत की कैसे? नहीं, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? शनाया, तुम कल रात को नशे में थी, मल्होत्रा से बचाकर मैं आपको यहाँ लाया, और आपको इस हालत में देखकर आपको अकेला छोड़ना मैंने सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटनाएं याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। मुझे याद आ गया कि मेरे साथ कल क्या हुआ था। पर अगर आप ये समझते हो कि आप इस बात का फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो, तो ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल दो। आपके चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कितना जरूरी काम करना था। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना घटिया इंसान निकलेगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी, तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद सख्त हैं। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा ही लिया। कुछ ही देर में वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया फोन की दूसरी तरफ? क्या आहान और शनाया के बीच मिटेंगी तो नहीं? प्रोजेक्ट की वजह से कोई भी किसी को कंपनी से कैसे निकाल सकता है? और अगर अप्रूवल नहीं मिला, इसमें आपकी क्या गलती है? मैंने कहा ना कि मैं ये सब खुद हैंडल कर लूंगी। मुझे लगता है कि आपको एक बात दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला फोन पर नहीं कर सकते। शनाया, दुनिया मुझे निकम्मा समझती है और शायद आप भी मुझे ऐसे ही समझते। आप एक बार अपने
एक हमें पति को भी मौका देकर देख लो। ओह, तो आप अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं ना? क्या कर लेंगे आप? मेरे साथ चलो और अपने दादाजी से बात करो। चलो। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। शनाया, सिट डाउन। देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत साफ हूं। मैंने जो फैसला लिया है गुस्से में आकर नहीं और ना ही जज्बात में आकर लिया है। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा सपना था जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। वाई? दादाजी, आई फील लाइक क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा। मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन सौर्य को दे दिया है। आज से वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। तुम घर पर बैठकर आराम करो। बट दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा सपना है दादाजी। मुझे नहीं पता क्या कमी रह गई जो हमें अप्रूवल्स नहीं मिले, बट आई प्रॉमिस यू किसी भी हाल में मैं अप्रूवल्स लेके रहूंगी। दादाजी प्लीज, शौर्या को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज दादाजी। ठीक है, मगर ये काम आज ही होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। जी दादाजी, एब्सोल्युटली। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। अप्रूवल के लिए आई हो, मगर अफसोस अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस ऑफिसर को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया। तो तुम बड़ी मस्ती कर रहे थे। मिस्टर सक्सेना, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? गिल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और हर जगह पर सारे नियमों का पालन भी किया गया है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इन्हें ऐसा करने बोला था। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, मैं यही काम करती हूँ। और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, वो मेरा पति है शनाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हें हमारे अप्रूवल की ज़रूरत है तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज मेरा पति वो जगह पे है जहाँ वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना शनाया, तू जाओ करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं बहुत नासमझ थी। प्लीज अगर हो सके तो सब भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं नहीं भूल सकती उस दिन को शनाया जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सारी सहेलियों को बता रही थी और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था और मेरा भी मजाक उड़ाया था। सारी सहेलियां हंस रही थी मेरे ऊपर और मैं रोते हुए वहां से आई थी। कामिनी देखो, वो सब मेरी नासमझी थी और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती होनी चाहिए। मतलब ये तुम्हारा पति है ना? इसने आज तक कौन से झंडे गाड़ दिए शनाया? अरे इसकी तो मेरे पति के बराबर खड़े रहने की भी औकात नहीं है। और मैंने सुना है कि ये घर जमाई बनकर मैंने अभी कुछ कहा नहीं कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को बोलो मेरे पति के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी, तुम बाहर का रास्ता उधर है शनाया।
उफ, शायद काम हुआ नहीं। सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नजरों में भी अब तुम किसी काम की नहीं रही। अब तो तुम्हें ये कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस घर पर आराम करो अपने उस निकम्मे पति के साथ, उसकी निकम्मी बीवी बनकर। और वो तुम्हारा पति कहां रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा है ये साफ दिख रहा था। और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर अहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था। सचमुच बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहां से मिला तुम्हें ये? खैर मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे पति को पैसे दिए। वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी था। आप क्या समझते हैं खुद को? क्यों किया आपने ऐसा?